लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर दैट इज फोर्स एंड फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको दी है जो कि आप इजीली कर सकते हैं, तो आप ये पढ़ लीजिएगा एक्टिविटी को। बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है, इसे कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हम इस चैप्टर में देखेंगे फोर्स एंड इट्स इफेक्ट, फोर्स और उसके इफेक्ट्स। साथ ही में आप देखेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, फ्रिक्शन देखेंगे आप और उसके टाइप्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन, कैसे फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं और कैसे फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में देखेंगे। ये आपको फिजिकल ज्यादा चीजों में बताता है कि आप फिजिकली कैसे हो सकती हैं चीजें, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। क्लियर? अब देखते हैं हम क्या है इस चैप्टर में। द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द इफेक्ट। अगर आप स्टडी कर रहे हैं मोशन, किसी एक ऑब्जेक्ट के मोशन का, तो उसे क्या कहा जाता है, इफेक्ट कहा जाता है। व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन, मोशन का कॉजेज जो है मोशन के वो क्या है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द कंसेप्ट ऑफ फोर्स दैट इज पुश और पुल एंड अंडरस्टैंड दैट मोशन इज कॉज्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब आप समझेंगे इसमें कि मोशन जो होता है वो कब कॉज होता है, जब भी फोर्स अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब देखिए फोर्स क्या होता है। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड ऑब्जर्व द वेरियस सिचुएशन इन्वॉल्विंग पुश और पुल। पुश और पुल में हमेशा से कंफ्यूजन रहता है, डोर्स पे पुश और पुल लिखा हुआ रहता है, हमें समझ नहीं आता, हम अपने हिसाब से कर लेते हैं वो, बट आपको पता होना चाहिए, पढ़े लिखे होने का क्या फायदा फिर जब आपको पुश और पुल में ही डिफरेंसेस ना पता। तो यहाँ पर देखें आप, मैन पुशिंग अ शॉपिंग कार्ट। ठीक है, अ गर्ल पुलिंग हर मदर। तो पुशिंग धक्का देना होता है, पुलिंग अपनी तरफ खींचना होता है। ठीक है, अ गार्डनर पुशिंग अ लॉन मोवर, अ बॉय ऑन अ स्काई बीइंग पुल्ड बाय अ केबल। और ये केबल से खींचा जा रहा है। ठीक है, तो पुशिंग और पुलिंग में डिफरेंसेस पता चल गए। अब डोर को गलत ओपन या क्लोज नहीं करना। ठीक है, फोर्स क्या है। फोर्स इन सिंपल टर्म इज डिफाइंड एज अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्स क्या है, इज डिफाइंड एज अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश या पुल करना, उसे क्या कहा जाता है, फोर्स कहा जाता है। वी लाइक प्लेइंग स्पोर्ट्स। In many sports, for example football, the ball is kicked and passed on to another player, or the ball is received from another player and redirected to the another player or to the goal. अब फुटबॉल में देखा ही आपने, या तो हम बॉल को किक करते हैं या कहीं और से बॉल हमारे पास आती है तो हम उसे गोल की तरफ ले जाते हैं या फिर किसी और प्लेयर को पास करते हैं। टू डू ऑल दिस चेंजेस इन द मोशन ऑफ द बॉल वी रिक्वायर फोर्स। और ये सारे चेंजेस करने के लिए, मोशन मतलब बॉल के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए किसकी जरूरत है, हमें फोर्स की जरूरत है। अगर हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो हम फुटबॉल को मूव नहीं कर सकते। और आपके पास ही रख लो फिर उस फुटबॉल को, फिर खेलने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए फुटबॉल को मूव करने के लिए किसकी जरूरत होती है, फोर्स की जरूरत होती है। यहाँ पर आपको पिक्चर में इजीली सब कुछ और अच्छे से समझ आ जाएगा। In all the examples shown above, we can see that a player interacts with the ball and applies a force causes that changing the motion or effect of the ball. अब हमने क्या देखा इस एग्जाम्पल में कि प्लेयर जो है वो बॉल की तरफ इंटरेक्ट हो रहा है, बॉल की तरफ आ रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, मतलब कॉज हुआ कुछ और फिर चेंज हो रहा है, किसमें, इफेक्ट में। बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, बॉल किसी और के पास चली जाती है या फिर बॉल जो है वो गोल में ही चले जाती। तो ये क्या था, ये आपको कॉजेज और इफेक्ट दोनों मिल चुके हैं यहाँ पर। वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व द एक्शन ऑफ फोर्स एंड मोशन इट कॉजेज इन आर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में भी हम देख सकते हैं कैसे मोशन जो है वो कॉज होता है। जैसे इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के इफेक्ट देखते हैं हम क्या क्या होते हैं। By applying force, we can move an object from its state of rest or increase the speed of a moving object. अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हम अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है तो उसे मूव कर सकते हैं, या फिर अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, for example, by applying a force, we can make a stationary ball move by pushing or kicking it. If we push it harder, the ball will move faster with a greater speed. अगर बॉल सिर्फ रखी तो आप अगर उसको किक करोगे तो वो आगे बढ़ जाएगी। आपने किक कर दिया, वो मूव कर ही रही है, और उसके बाद अगर आप और जोर से किक करते हैं तो वो ज्यादा स्पीड में आगे चले जाएगी। तो दोनों चीजें हो गई यहाँ पर। रेस्ट पर थी पहले बॉल, हमने उसको मूव किया, उसके बाद क्या हुआ, मूविंग बॉल को ही हमने हार्डर मूव किया और ज्यादा स्पीड से मारा तो वो और आगे पहुंच गए। ठीक है, तो उससे क्या बन गई, ग्रेटर स्पीड आ गई उसकी। ये थे इफेक्ट ऑफ फोर्स।
फर्स्ट था ये, ठीक है। नेक्स्ट था आपका डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट और स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। या तो हम उसकी स्पीड को कम कर देंगे या फिर उस ऑब्जेक्ट को ही रोक लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, by applying a force in a direction opposite to the direction of motion of the moving ball, we can decrease its speed or completely stop it. अब जैसे बॉल यहाँ सामने से आ रही है और मैं इधर खड़ी, ठीक है, मैं यहाँ बॉल आ रही, स्पीड से बॉल आ रही है, मैंने उसके ऊपर पैर रखा तो वो रुक गई, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी वो रुक गई, ठीक है। या तो उसकी स्पीड कम कर देंगे या फिर उसे कंप्लीटली स्टॉप कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, हम इसका डायरेक्शन का जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे, वो देखिए आप, अभी आपको समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन क्रिकेट बाय अप्लाइंग अ फोर्स अ बैट्समैन हिट द बॉल एंड डायरेक्ट इट टू अ डिफरेंट डायरेक्शन। अब बॉलर ने बॉल डाली, बैट्समैन ने हिट किया। कभी कभी ऐसा होता है ना, पीछे मार देते हैं बैट्समैन, हमें समझ ही नहीं आता कि एकदम पीछे कैसे चलेगी बॉल, हल्का सा टच करते हैं वो बैट को, बॉल पीछे चली जाती, तो उससे क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया। बॉल तो आई सामने से ही थी, ठीक है, जहां से आई थी उसी डायरेक्शन में वो सीधे चली गई। या फिर इतना फोर्स लगाते हैं कि बिल्कुल बाहर पहुंचा देते हैं, स्टेडियम के बाहर चली जाती है कभी कभी बॉल्स, तो ये भी क्या होता है, डायरेक्शन बॉल का चेंज हो जाता है। Change the shape of an object. For example, by applying force with our hand, we change the shape of the dough while making chapatis. अब आप मम्मी जब रोटी बनाती है या आप कभी आपने नोटिस किया हो, जब भी थोड़ा फोर्स अप्लाई करते हैं, आटा पहले इतना बड़ा वो रखा होता है थाली के अंदर, ठीक है, थोड़ा फोर्स लगाते हैं, उसको तोड़ लेते हैं, उसके बाद फोर्स लगा के उसको पूरा गोल बना लिया जाता है, लोई बना ली जाती है, उसके बाद उसको फोर्स लगाकर ही चपाती बनाई जाती है, और फिर फोर्स लगाकर ही उसे रोलिंग पिन से बिल्कुल पतली चपाती भी की जाती। तो वो क्या होता है, सब चीजें किससे हो रही है, फोर्स से हो रही है, ठीक है। क्या क्या चीजें होती है फोर्स से, फर्स्ट होता है, या तो आप अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है तो आप उसको मूव कर सकते हैं, या मूविंग पोजीशन पे तो उसकी स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, या तो आप उसकी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड रोक सकते हैं या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट को ही स्पीड कम कर सकते हैं या मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं। डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स, एंड शेप चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दी फोर्स। ओके, इतना चीज समझ में आ गई, देन गिव थम्स अप। ये थे आपके फोर्सेस के कुछ एप्लीकेशंस। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नाम से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाना चाहिए कि हाँ किसी चीज का कॉन्टैक्ट हो रहा है तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, नॉन कॉन्टैक्ट मतलब किसी चीज का कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, तो वो क्या है वो देखते हैं। The force acting between two objects that require a physical contact between them are called contact force. ऐसा force acting between two objects, जो दो objects के बीच में एक physical contact बना रहा है, उसे क्या कहा जाता है, contact force. Two common example of contact force are muscular force and frictional force. वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं आप, ठीक है, मस्कुलर फोर्स भी लग रहा है, साथ में चीज को पकड़े हुए हैं आप, तो वहां पर फ्रिक्शन भी लग रहा है, तो ये दो चीजें एक साथ हो रही है। फिजिकल एक रिक्वायर्ड हो रहा है, एक चीज की, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत हो रही है हमें फिजिकल कांटेक्ट करने में, तो उसे कहा जाता है कांटेक्ट फोर्स। जैसे मस्कुलर फोर्स देखते हैं आप, when an object is pushed, pulled or lifted by the action of the muscles, that force is called muscular force. जब भी आप मसल्स का यूज कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को उठाने में, पुश करने में या पुल करने में, तो उसे क्या कहा जाता है, मस्कुलर फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, वेट लिफ्टर लिफ्ट्स द हैवी वेट विद द फोर्स अप्लाइड बाय हिज आर्म्स। वेट लिफ्टर्स जो होते हैं, ये देखो अपने आर्म्स के हेल्प से ये वेट को लिफ्ट कर रहे हैं, इस वेट को लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मसल्स उसके हेल्प कर रहे हैं, तो ये हो गया है मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट आता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। The resistive force opposing the motion of an object that acts between two objects in contact with each other is called the frictional force. ऐसा resistive force जो किस में वर्क कर रहा है, अपोजिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो मोशन है ऑब्जेक्ट का उसका अपोज कर रहा है, जो दो ऑब्जेक्ट्स में के बीच में कांटेक्ट बना रहा है बाय अपोजिंग द फोर्स। आप स्लाइड कर रहे हैं, स्लाइड ऐसे होती है, ठीक है, फोर्स आप उधर से आ रहे हैं तो ये स्लाइड के ऊपर जा रहा है, तो स्लाइड क्या होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में रहती है। जैसे कि ये देखो, स्लाइडिंग ऑन आइस एंड ग्रास, आइस के ऊपर जब आप स्लाइड करते हैं तो इजीली हो जाता है, पर ग्रास के ऊपर स्लाइड नहीं हो पाता है, क्यों नहीं होता है, फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, इसलिए से क्या कहा जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके,
We will discuss about frictional force in detail in the later section. लेटर सेक्शन में आप जो है वो अच्छे से और ज्यादा देख लेंगे किसके बारे में, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में. रेजिस्टिव फोर्स का मतलब होता है जो आपको रोक रहा, ठीक है, उसे कहा जाता है रेजिस्टिव फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेस द मोशन. It is easier to slide down ice as shown in figure 10.4 than on grass as shown in figure 10.4b because friction is less on ice than on grass. आइस के ऊपर फ्रिक्शन कम होता है, इस वजह से आप इजीली उस पर स्लाइड कर जाते हैं, पर ग्रास में फ्रिक्शन ज्यादा होता है, इस वजह से आप उस पर स्लाइड नहीं कर पाते. ठीक है. फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोजेस द मोशन. If friction is less than the pushing force or applied force, the object moves forward. फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, लेस होता है, लेस देन द पुशिंग फोर्स, है ना, पुशिंग फोर्स से कम होता है, और अप्लाइड फोर्स द ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड. और जैसे ही फ्रिक्शन कम होता है, पुशिंग फोर्स ज्यादा होता है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, आगे बढ़ जाता है. द फ्रिक्शन इज इक्वल टू द पुशिंग फोर्स, द ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट. अगर पुशिंग फोर्स और फ्रिक्शन दोनों बराबर में ही है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजिशन पे रहेगा, वो मूव नहीं करेगा. ठीक है. कॉन्टैक्ट फोर्स समझ में आ गया, आपको एक फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाना पड़ता है तो ही वो क्या कहलाता है, दो चीजों को कांटेक्ट कराना है, फिजिकल या मस्कुलर करवाएं आप, उसे फ्रिक्शनल या मस्कुलर करवाएं तो उसे कहा जाता है कांटेक्ट फोर्स. नॉन कांटेक्ट फोर्स, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट रिक्वायर एनी फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन देम आर कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स. ऐसा फोर्स जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा है, उसे कहा जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स. ऐसा फोर्स जिसके अंदर फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा है उसे कहा जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स. जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे अच्छा एग्जांपल होता है ये नॉन कांटेक्ट फोर्स का. When a ball is thrown up, the only force that makes it come down is the gravitational force. जब भी आप कोई चीज ऊपर उछालते हैं तो वो अपने आप नीचे आती, कोई वहां से नीचे नहीं पहुंचाता उसे, मतलब वहां पर कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ है. वो किस वजह से नीचे आई है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से नीचे आई. ग्रेविटेशन जो होता है, वो ग्रेविटी जो होती है वो अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को खींचती है. ठीक है. अब कोई फिजिकल चीज तो कोई है नहीं है, तो एक फोर्स है, तो इसे कहा जाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है. एवरीथिंग पुल्स एवरीथिंग एल्स इन दिस यूनिवर्स. हर चीज को अपनी तरफ खींचती है इस यूनिवर्स में. The force of attraction with which object pull each other is called gravitational force. The force of attraction, ऐसा force of attraction जो कि ऑब्जेक्ट को पुल करता है, उसे क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, the sun pulls earth and the gravitational force between them makes each other move around the sun. जो सन होता है वो क्या करता है, अर्थ जो सन है वो पुल करता है अर्थ को अपनी तरफ, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, बिटवीन देम विच मेक्स अर्थ मूव अराउंड द सन. इसकी वजह से क्या होता है, अर्थ जो है वो सन के आसपास घूमती है. सिमिलरली द ग्रेविटेशनल फोर्स मेक द मून मूव अराउंड द अर्थ. और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, मून को ही अलाउ करती है अर्थ के आसपास रिवॉल्व कर. ठीक है. तो ये था आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसा फोर्स जो अपनी तरफ खींचता. नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. The force exerted by a charged object on another charged or uncharged object is known as electrostatic force. ऐसा फोर्स जो एक्सट्रैक्ट करता है किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को अनदर चार्ज या अनचार्ज ऑब्जेक्ट पर, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. Contact between the object is not required, therefore electrostatic force is another example of non-contact force. ऐसा फोर्स जो एक चार्ज ऑब्जेक्ट, अगर कोई चार्जेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और अगर एक अनचार्ज है या नेगेटिव चार्ज वाला ऑब्जेक्ट है, तो अगर आप उसको पास में लेके जाएंगे तो वो दोनों मिल जाएंगे. ठीक है. उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहां पर काम करता है बिना किसी कॉन्टैक्ट के, तो उन्हें कहा जाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस. दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है. पॉजिटिव चार्ज क्या होता है देखते हैं हम. द फोर्स बिटवीन देम कैन आइदर बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव अनलाइक द अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. चार्जेस दो तरह के होते हैं, आपको पता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. अब जब सेम चार्जेस होते हैं तो वो रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं. यहाँ पर आपको पिक्चर में दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्जेस अगर है तो ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दो नेगेटिव चार्ज है तो ये भी दूर जा रहे हैं, बट अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो ये
पास आ जाते हैं, तो ये क्या होता है, अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स. Two positive charges or two negative charges will repel each other, but a negative charge and a positive charge will attract each other. In other words, like charges repel each other and unlike charges attract each other. ठीक है, like charges क्या होते हैं, repel करते हैं मतलब दूर जाते हैं, unlike charges अपने एक दूसरे की तरफ attract करते हैं. ओके, अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी है टू शो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. देखो ये आप कर सकते हैं एक्टिविटी घर पर, वो कर लेना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. क्या लेना है आपको, इसके अंदर दो बलून्स लेना है, एक थ्रेड लेना है, एक रॉड लेना और पीस ऑफ क्लॉथ का एक पीस लेना. ठीक है, सस्पेंड वन बलून यूजिंग अ थ्रेड. ऐसे बलून को बांध दो आप. रब द सस्पेंडेड बलून विद अ पीस ऑफ क्लॉथ. अब एक पीस ऑफ क्लॉथ से बलून को रब करो आप. नाउ रब द अनदर बलून विद द क्लॉथ एंड सस्पेंड इट विद द फर्स्ट बलून. ठीक है, उसके साथ उसको आपने लगाया. ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड टू द बलून, व्हाई आर द टू बलून्स मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. अगर आप दोनों बलून्स को रब कर देंगे तो वो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, बट अगर आप एक बलून को रब करेंगे दूसरे को उसके पास ले जाओगे तो वो चिपक जाएगा. ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि दोनों चार्ज हो चुके हैं वो, इस वजह से दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. अगर एक चार्ज रहता और एक अनचार्ज रहता तो वो एक दूसरे के करीब आ जाए. ठीक है, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स. सबसे सिंपल फोर्स है ये, आपको पता ही होगा वैसे तो ये, क्योंकि आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था ये. द फोर्स एक्सर्ट बिटवीन टू मैग्नेट्स और between a magnet and a magnetic material such as iron, nickel and cobalt is called magnetic force. ऐसा फोर्स जो कि दो मैग्नेट के बीच में है या फिर एक मैग्नेट और एक मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, जो मैग्नेट जिसके ऊपर मैग्नेट इजीली चिपक जाती है. इन अ मैग्नेट देयर आर टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. मैग्नेट के अंदर क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. यहाँ पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसे होता है, लाइक पोल्स जो होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं. जस्ट लाइक चार्जेस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, like poles of magnet repel each other and unlike poles attract each other. The magnetic force that acts between bar magnet is a non-contact force. यहाँ पर भी बार मैग्नेट सी लग रही है, बाकी और कोई फिजिकल चीज लग नहीं रही, इसलिए ये भी क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स. अगर आपको चेक करना है कि मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है तो आपको सिंपल सा करना है, दो बार मैग्नेट लेना है, आयन नहीं लेना है. ठीक है, दोनों बार मैग्नेट को जो सेम साइड उनको चिपकाने की कोशिश करो, नहीं चिपकेगी. अपोजिट साइड करोगे चिपक जाएगी. और अगर आप आयन के ऊपर मैग्नेट लगाओगे तो आयन जो नेल है वो दोनों मैग्नेट के ऊपर चिपक जाएगी. तो ये इसमें कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ. ठीक है, अब यहाँ पर आपको नॉलेज चेक दिया हुआ है, ट्रू फॉल्स है और फिल इन द ब्लैंक्स. ये आपको खुद से ही करना है. ठीक है, खुद से ही करना है. क्यों खुद से करना है, ताकि आपको ये इजीली समझ आराम से आ जाए, वरना आप मुझे भी पता नहीं चलेगा कि आप लोगों ने कैसे करा है ये. तो आप ये सॉल्व करें, उसके बाद इसका फोटो लेकर या पीडीएफ बना फोटो लेकर आप गूगल क्लासरूम पे इसको सेंड कर दीजिए. ठीक है, ये आपका ऐसा होमवर्क भी हो जाएगा और मुझे पता भी चल जाएगा कि आप लोगों ने एग्जैक्टली पढ़ाई की या नहीं की. ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे हमारा. ओके, चलो हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं, अभी टाइम है हमारे पास, तो फ्रिक्शन का देख लेते हैं क्या होता है, पर आपको आपका होमवर्क मिल चुका है. ओके, वी ऑलरेडी हैव सम आइडिया ऑफ फ्रिक्शन. हमें फ्रिक्शन का थोड़ा आइडिया तो है कि हाँ थोड़ा कुछ होता है जिससे चीजें इजीली नहीं जाती. In this section, we will learn in detail about frictional force, its causes, types and advantages and disadvantages in daily life. हमारी पूरी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या जरूरत है फ्रिक्शन की, वो आप इससे पता चल जाएगा. What causes friction? कैसे फ्रिक्शन होता है? Friction force is caused due to the opposition by the irregularities of the two surface in contact. फ्रिक्शन कैसे कॉज होता है, जब दो सरफेस के बीच में ड्यू टू द अपोजिशन ऑफ द इरेगुलरिटीज के जो अपोजिशंस होता है उनके दो सरफेसेस के बीच में, जो उन्हें कांटेक्ट इजीली कांटेक्ट नहीं होने देते, उसे वो होता है, उसकी वजह से फ्रिक्शन कॉज होता है. दिस irregularities interlock with each other and oppose the motion when an external force is applied. और ये जो इरेगुलरिटीज है ये एक दूसरे को इंटरलॉक कर देती है, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है और फिर ये एक दूसरे के मोशन को अपोज करती है. When an external force is applied, जब एक्सटर्नल फोर्स बाहर से जब फोर्स लगता है तो ये एक्सटर्नल फोर्स से क्या होती है, फिर ये मूव होना स्टार्ट होती है.
ठीक है। If the surface of contact is rough, friction is more, and if the surface of contact is smooth, the friction is less. जब खुरदुरा सरफेस होगा, जब जैसे कि आप पत्थर वगैरह होंगे सरफेस के ऊपर, तो वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, ठीक है। और जब स्मूथ सरफेस होगा तो वहां पर फ्रिक्शन कम लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन से आप सिर्फ इतना समझ लें, अगर फ्रिक्शन है, खुरदुरा सरफेस है, रफ सरफेस है, तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और अगर स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है। ये था आपका फ्रिक्शन का कुछ आइडिया। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द टू टाइप्स ऑफ मटेरियल इन कांटेक्ट। फ्रिक्शन जो है वो दो टाइप के मटेरियल पर डिपेंड करता है इन कांटेक्ट। दो टाइप के मटेरियल होना चाहिए, दो मटेरियल होना चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स अपीयर्स ओनली व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन फोर्स कब होगा? जब बाहर से सपोर्ट, बाहर से फोर्स लगेगा, तभी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स लगेगा तभी फ्रिक्शन वहां पर होगा, वरना फ्रिक्शन का कोई मतलब नहीं, वो ऑब्जेक्ट वहां एक स्टेट में, रेस्ट पे, पोजीशन पे रहेगा। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वहां पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ एक्ट करता है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट से, अगर आप आगे से फ्रिक्शन लगा रहे हैं, आगे से फोर्स लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शन क्या होगा? पीछे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, दो तरह के फ्रिक्शंस होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। देखते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। When the object is at rest, that is when no external force is applied on the object, there is no frictional force. ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्ट बताया गया है, ये जो लाइंस में दिख रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट बताया गया है। When we try to push an object by applying an external force, it may not move. This is when the two surfaces in contact move against each other and the irregularities between the surface cause an opposition to the motion of the object. अब क्या होता है, कभी कभी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इधर से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो इरेगुलरिटीज है सरफेस में और ऑब्जेक्ट के बीच में, वो उसे मूव नहीं होने देती। मतलब जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उस पर नहीं होने देती, हमने ज्यादा फोर्स अगर अप्लाई करते हैं तो भी वो मूव कर पाती है। दिस इक्वलाइजिंग ऑपोजिशन फोर्स acting against the external force and preventing motion is known as static frictional force. जब मोशन नहीं होने देती है एक्सटर्नल फोर्स के बावजूद भी, जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब आप अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, बट अपोजिट उतना ही फोर्स, अपोजिशन की तरफ से भी उतना ही फोर्स आ रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो उसे कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक मतलब वो उसी पोजीशन पर ही प्रेजेंट है। However, if the applied force is increased further, then at one point the external force become greater than the opposing frictional force. बट अगर आप फोर्स कंटिन्यूसली अप्लाई करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? कम हो जाएगा, और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो बढ़ जाएगा। जब एक्सटर्नल फोर्स बढ़ेगा तो ऑब्जेक्ट मूव इजीली कर जाएगा, ठीक है। हियर द एक्सटर्नल अप्लाइड force is able to overcome the opposition caused by the interlocking of the irregularities between the surface of the contact. At this point the object began to move forward. एक ऐसा टाइम आता है जब आप फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स क्या होता है? लगाते लगाते फोर्स बढ़ जाता है, और अपोजिशन फोर्स जो होता है वो कम हो जाता है, तो इरेगुलरिटीज जो होती है उनके बीच की वो हट जाती है, मतलब कम हो जाती है, और ऑब्जेक्ट आगे बढ़ जाता है। This maximum static frictional force between two surfaces in contact beyond which the object start moving over the other surface is called limited frictional force, ठीक है। जब फोर्स अप्लाई हुआ, आपका ऑब्जेक्ट मूव करने लगा है बियॉन्ड द स्टार्टिंग, ठीक है, बियॉन्ड द कॉन्टैक्ट, मतलब ज्यादा कॉन्टैक्ट हुआ, वो फोर्स बढ़ा और उसने मूव करना स्टार्ट किया, उसे कहा जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। क्या कहा जाता है? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। The frictional force continues to act against the external force. However, it is not greater than the externally applied force. तो frictional force होता है, अगर continuously लगाते रहे तो external force बढ़ जाएगा, तो external force बढ़ा, अगर external force बढ़ा आपका तो object move कर जाएगा।
This opposing frictional force which act when the object is moving is called kinetic frictional force. और जब एक बार ऑब्जेक्ट मूव हो गया उसके बाद आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कर रहे हैं, तो उस फोर्स को कहा जाता है काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है बट आप एक बार उसे पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको. ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑफ टू टाइप्स. अब काइनेटिक फ्रिक्शन भी दो तरह का होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन. स्लाइडिंग मतलब जैसे फिसलपट्टी की तरह निकल रहे हैं, रोलिंग मतलब ऑब्जेक्ट जब रोल होकर जाता है. स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू फ्लैट सर्फेसेस व्हेन वन ऑब्जेक्ट स्लाइड ओवर अनदर सरफेस. जब एक ऑब्जेक्ट स्लाइड ओवर फिसल के जा रहा है दूसरे सरफेस पर, उसे कहा जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन. हियर द सरफेस of contact is more, therefore the frictional force is more. यहाँ पर surface contact ज्यादा है इसलिए frictional force यहाँ पर भी ज्यादा है. Rolling friction is the frictional force acting between two surface when one object rolls over another object or a flat surface. ये rolling friction क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट या तो रोल करके जा रहा है उसके ऊपर से या फ्लैट सरफेस पर से जा रहा है, उसे कहा जाता है रोलिंग फ्रिक्शन. Here the surface of contact between two objects is less and therefore the frictional force is less. अब आपने देखा होगा स्लाइड्स पर जब रहते हैं तो हम फौरन कितनी जल्दी फिसल जाते हैं एज कम्पेयर टू लैडर चढ़ना. ठीक है, चढ़ने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है पर फिसलने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती, जल्दी होता है. क्यों होता है? क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन कम होता है और चढ़ने में फ्रिक्शन ज्यादा होता है. ठीक है, ये था आपके फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल के बारे में था, इसमें था आपका एक रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन. Rolling friction is always less than the sliding friction. That is why it is easier to roll objects than to slide them. This is also the reason why wheels were invented to reduce friction. Nowadays, we see trolleys and even school bags having wheels. इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन में फ्रिक्शन कम लगता है, इजीली चीजें मूव कर जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं मोस्टली चीजों को रोल करके लेके जाते हैं. ट्रॉलीज हो गए या बैग्स हो गए, उनके अंदर भी आजकल तो रोल्स व्हील्स लग गए ताकि इजीली आप ऑब्जेक्ट को मूव करें, और इसी वजह से व्हील्स का भी इन्वेंशन हुआ ताकि फ्रिक्शन कम से कम. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. नाउ टुमारो विल स्टार्ट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. ओके, if you have understand all the things then give thumbs up. थोड़ा बहुत समझ में भी आया तो भी आप thumbs up दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप पढ़ेंगे तभी आपको समझ आएंगी. खुद से पढ़िएगा आपको सब कुछ समझ आ जाएगा. ओके, थैंक यू सो मच.